नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 13। इससे पहले हम लोग पार्ट 12 तक देख चुके हैं। जो मित्र नहीं देख सके होंगे वो देख सकते हैं जाके मेरे YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स पर। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं और या CTET की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 to 5 के लिए ही EVS होता है और EVS में साइंस और सोशल साइंस सभी दोनों से प्रश्न आते हैं। तो आइए एक एक करके आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या? रिश्ते, नाते, संस्कृति। दूसरा पेड़ पौधे, जीव जंतु। तीसरा मकान, सड़कें, पूजा स्थल। चौथा है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, इसका सही आंसर होगा चौथा। आइए थोड़ा डिटेल भी हम लोग देख लें। पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश। हमारे चारों तरफ का परिवेश को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं या उसी को वातावरण कहते हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारक आदि आते हैं। तो सही आंसर जो होगा वह होगा चौथा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, बाल श्रम से, अनिवार्य शिक्षा से। तो यह एक शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। आइए थोड़ा डिटेल देख लें हम लोग। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों के आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। बाद में लड़कों के लिए 21 साल व लड़कियों के लिए 18 साल कर दिया गया। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। यह इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, यदि अब तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स दबा लें। तो इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसीलिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अब तक न किए होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग तीसरा देखेंगे कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर होगा एक। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो उत्पादक देखें कि अपने भोजन बनाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। तो हम लोग यदि खाद्य श्रृंखला में देखें कि शाकाहारी क्या होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आप देखते हैं फोर्थ कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पहला है
जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है रासायनिक चक्र, तीसरा है भूगर्भीय चक्र, चौथा है भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। व्याख्या थोड़ा देख लें कि प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में चक्रीय रूप से स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवन मंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला। हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर होगा दूसरा। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाए तथा इससे उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रमुख तीन ग्रीन हाउस गैसें हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहला है, मेथेन दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड तीसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं। जबकि नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करती है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ नाइट्रोजन जो है वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि छठा है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में यदि प्रदूषण बढ़ जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? पतझड़ वन, भूमध्यरेखीय वन, कोनधारी वन या मैंग्रोव वन। तो इसमें समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो है वह नष्ट हो जाता है। इसका सही आंसर होगा चौथा। आइए थोड़ा मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग सीखें। समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल में, खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन कहिए या ज्वारीय वन भी कहते हैं। इसीलिए जल प्रदूषण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करता है। समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करता है। तो समुद्री प्रदूषण के कारण कौन नष्ट हो रहे हैं हमारा? तो मैंग्रोव वन जो है वह नष्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर जो है वह है आपका ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा कि मफलर हम लोग कान में लगाते हैं, कान से हम लोग ध्वनि सुनते हैं, इसलिए मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, वो ट्रिक था। आइए हम लोग डिटेल देखते हैं। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6
पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इससे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। अतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ग्रीन मफलर समझ में आ गया, ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आठवां है, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है या शुक्र है। तो भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो ध्यान देंगे, इसमें यह है सूर्य है। तो भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटोन कहते हैं, छोटी छोटी प्रकाश तरंग की पेटियां होती हैं, इसको कहते हैं फोटोन, अंग्रेजी वर्ड है, के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो पहला है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र और चौथा है मंगल। तो जुड़वां ग्रह कहते हैं शुक्र को, अतः सही आंसर 3 होगा। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसीलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन हुआ? शुक्र। पृथ्वी की बहन भी शुक्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह होगा तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर, कहिए कि 14,800 फीट है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम तक और 250 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? सांप का, हाथी का, गैंडा का या शेर का? तो गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर के लिए है, तो शेर का संरक्षण करता है। तो आइए देखते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य
अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो गुजरात में है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ शेर प्राकृतिक वातावरण में अपने रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर या चंदन। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाला प्राकृतिक वनस्पति है कैक्टस। तो इसका सही आंसर होगा 1। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाला प्राकृतिक वनस्पति ध्यान रखिएगा कैक्टस, और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों माने पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? कौन सी गैस? तो इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या चौथा ऑक्सीजन। तो ओजोन, हम लोग ओजोन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा एक बार और देख लें कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का सूत्र है O3, अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैसों का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से पराबैंगनी किरणों को सीधे पृथ्वी पर आ रही है, जो कई बीमारियों का कारण है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है, जिसके एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो ओजोन गैस को सबसे हानि कौन पहुंचा रहा है? तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन गैस। बहुत हानि क्लोरीन गैस ओजोन को बहुत हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है 14 कि जब जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं क्या? वर्षा, बादल, बर्फ या जलवाष्प। तो जब जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं वर्षा। तो इसका सही आंसर होगा 1। जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जल तथा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है और निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। तो इसका सही आंसर वर्षा। आइए देखते हैं एक प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, आपको नहीं वाला छांटना है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। तीसरा है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। चौथा है, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आपका सिद्धांत जो नहीं है वह है 1। बाकी ये सारे सिद्धांत हैं। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, तो ये सही है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ये भी सही है।
तो जो सही नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो पहला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला। कहता है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल करना चाहिए तथा संतुलित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। तो जो सिद्धांत नहीं है वो ये है। तो पर्यावरण शिक्षा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रणाली है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यही सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पहला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति जो संबंधित है वह है आपका मत्स्य उत्पादन से। सही ऑप्शन होगा तीसरा। नीली क्रांति में, नीली क्रांति मतलब आप ध्यान देंगे मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति मतलब सभी क्रांति का सम्मिलित रूप। ये ध्यान दीजिएगा, सभी क्रांति का जो सम्मिलित रूप है वो इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। और हरित क्रांति में आपका होगा खाद्यान्न उत्पादन होगा, मतलब अन्न उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं। तो यहाँ नीली क्रांति है, तो नीली क्रांति जो संबंधित है वह है मत्स्य उत्पादन से। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय से, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो समाजीकरण का पहला पाठ हम लोग जानते हैं कहाँ से शुरू हो जाता है, तो परिवार से। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ध्यान दीजिएगा, बच्चों में बोल रहा है प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? पहला है लेखन कला का कौशल, दूसरा है अनुमान लगाने का कौशल, तीसरा है संप्रेषण कौशल और चौथा है नापने मापने का कौशल। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा तीसरा, संप्रेषण कौशल। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है आपका तीसरा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र, आप बोलिएगा अर्थशास्त्र यहाँ क्यों आ गया? तो हम लोग जानते हैं कि ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस दोनों से प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो ये अर्थशास्त्र आ गया, कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है कहाँ से? बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, बाजार का रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल्य जैव अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त कर के, चौथा है उपरोक्त सभी। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा आप तीनों में दिखाता है। इसका सही आंसर जो होगा वह होगा चौथा, बाजार का रोल प्ले करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर तथा मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके बच्चों में अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। मानव द्वारा जो आपदा हो सकता है वह कौन है? मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। पहला सुनामी, दूसरा भूकंप, तीसरा रासायनिक आपदा, चौथा है भूस्खलन। तो मानव निर्मित जो है वो आपका हो सकता है वो रासायनिक आपदा। रासायनिक आपदा जो है वह मानव निर्मित आपदा हो सकता है। तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा है, जबकि भूकंप, सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा देंगे। बेल आइकन्स दबाने से होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसकी सूचना मेल के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके लाता हूँ। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।